अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम साइमन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसलिए उनके नाम से ओम्स लॉ रखा हुआ है। अब इसमें है क्या, मैं आपको सिंपल पहले एक एग्जांपल से जो एक्सप्लेन करता हूँ। एक बैटरी जो कि वेरिएबल, मतलब आप उसका वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके साथ हमने एमीटर लगाया सीरीज में ताकि करंट मेजर किया जा सके। एक रजिस्टर कोई भी लगा दिया या बल्ब कह लें, आर और लोड जिसे हम कहेंगे, और उसके क्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाया पैरेलल, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सके, जो कि जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अब आप नोट करें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट फ्रॉम एमीटर एंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द वोल्ट मीटर। बैटरी का पोटेंशियल आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होगा ही, साथ में करंट भी चेंज होगा। तो आप देखेंगे अगर बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग के ऊपर, और एमीटर भी रीडिंग आपको बढ़ाएगा, बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, या कह लो करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो आप जब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, वो जब आप इंक्रीज करते हैं तो फ्लो करने वाला करंट बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन चार्जेस को फ्लो करने के लिए बैटरी की मदद से। तो अगर आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो जल्दी से मूव करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो जो कंडक्टर के क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो अगर उनके दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाए तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है इस तरह से। तो वी और आई के दरमियान अगर ग्राफ ड्रा करें वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। तो यहाँ डेफिनेशन में भी ये लिखा गया है, amount of current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the temperature and physical state of the conductor does not change। अब ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि इस पे कंडीशन है, ये प्रोपोर्शनलिटी तब तक की रहेगी जब तक फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती कंडक्टर की, यानी टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए, और दूसरा उसकी फिजिकल स्टेट मतलब उसके ऊपर प्रेशर, उसकी डायमेंशन, लेंथ, विड्थ जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर ओम्स लॉ उसके ऊपर वैलिड नहीं रहेगा। ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वी और आई के दरमियान, ये भी वैलिड नहीं रहेगी। तो आई प्रोपोर्शनल टू वी या फिर वी प्रोपोर्शनल टू आई। तो आप प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, कांस्टेंट लगता है यहाँ पर, जो कांस्टेंट है वो आर है, जिसे आप कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, ये ऑपोजिशन ऑफर बाय द कंडक्टर होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ना, उसके रास्ते में वाइब्रेटिंग एटम आता है कंडक्टर का। कंडक्टर के एटम्स आपको पता है मेटालिक है, वो एटम फिक्स नहीं होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं उनके रास्ते में आते हैं, उनसे कोलिजन करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन करेगा अपनी एनर्जी लॉस करेगा, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो हम इसको डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को। इसका यूनिट जो है वो ओम होता है, वो भी हम डिफाइन करेंगे साथ में। तो पहले रेजिस्टेंस को डिफाइन करें। तो द property of a substance which offers opposition to the flow of current through it is called its resistance। तो ये हर कंडक्टर की डिफरेंट होती है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो ये पोजीशन मैंने जैसा आपको बताया कोलिजन से आती है। तो कई कुछ एटम्स, कुछ मटेरियल ऐसे जिनके अंदर ये वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एटम का, तो कोलिजन ज़्यादा होते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और कुछ में कम है तो वहाँ कोलिजन कम होते हैं, तो रेजिस्टेंस भी कम होती है। तो यूनिट जो है इसका, और वो आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे। अब यूनिट ऑफ डिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो देखें, आर निकालें, यहाँ से आर निकलेगा, आई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई आ जाएगा। तो वी को देखें आप किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, और नीचे डिवाइडेड बाय यानी 1 वोल्ट। करंट 1 एम्पेयर फ्लो करे तो अब देखें 1 एम्पेयर कर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड किया, 1 वोल्ट, उसकी वजह से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस जो होगी वो 1 ओम होगी, ये ओम का साइन है। अब आप ओम को डिफाइन करेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस कितनी है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करें, करंट 1 एम्पेयर फ्लो करे उस वजह से, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम होगी। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt is applied
applied at the cross end of conductor and 1 ampere current passes through it, then resistance will be 1 ओम। रेजिस्टेंस जो होगी वो फिर 1 ओम हो जाएगी। ठीक है जी। अब साथ छोटी सी एग्जांपल है 14.2, वो देखें। उसमें कहता है रीडिंग वोल्ट मीटर ऑन वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द हीटिंग एलिमेंट इज 60 वोल्ट। कोई भी हीटिंग एलिमेंट है उसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ जो कि पोटेंशियल मेजर करता है 60 वोल्ट, और अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट मेजर्ड बाय द एमीटर इज 2 एम्पेयर, और जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें से वो एमीटर में ये किया 2 एम्पेयर। आप बताएं कि उस हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस कितनी होगी। अभी आपने ओमला पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V ओवर आई। V की वैल्यू जो है वो 60, I की वैल्यू 2। तो इस तरह से आपने बताया कि ये 30 ओम का हीटिंग एलिमेंट है। तो अब यहाँ पर लिमिटेशन है, याद रखनी है कि ये जो लॉ है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है तब तक ही वैलिड है जब तक के टेम्परेचर चेंज नहीं होता। देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा डेफिनेटली क्या होगा, वो जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं जो कि ओपोजिशन ऑफर कर रहे हैं उनका वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बड़ा टारगेट ऑफर करेंगे एक आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ज़ाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा और करंट उस रेट से नहीं बढ़ पाएगा। वी तो बढ़ रहा होगा, एनर्जी तो लॉस हो रही होगी लेकिन करंट नहीं बढ़ पाएगा, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी फिर वैलिड नहीं रहती। ओम्स लॉ फिर इसके ऊपर वैलिड नहीं रहता। इसके अलावा एक और लिमिटेशन है कि ये सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के लिए वैलिड है, जैसा कि गैस या इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास करते हैं उसके लिए ये फिर वैलिड नहीं होता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक मटेरियल। कुछ कंडक्टर्स हैं जो ओम लॉ को ओबे करते हैं और कुछ नहीं करते, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखें अब जी ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। ओमिक कंडक्टर वो होंगे जो मटेरियल हैं जो कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस रखते हैं, अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते रेजिस्टेंस की, तो उनकी वैल्यू फिक्स रहती है ओवर वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज, यानी आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं करंट इंक्रीज करता है, लेकिन वो जो रेजिस्टेंस वाला फैक्टर है वो इंक्रीज नहीं करता, तो प्रोपोर्शनैलिटी उनकी वैलिड रहती है, तो उनके ऊपर ओम लॉ वैलिड होता है, वो ओमिक मटेरियल कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। उनका जो ग्राफ आएगा वी और आई के दरमियान वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। इनकी रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है ओवर वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज, जैसा कि अच्छे जो कंडक्टर हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड, ये अच्छे कंडक्टर्स हैं, तो ये ओम लॉ को ओबे करते हैं। इनकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है वाइड रेंज के ऊपर। अब आगे हैं नॉन ओमिक मटेरियल जो कि ओम लॉ को ओबे नहीं करते, मतलब उनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं बढ़ पाते। तो देखें यहाँ पर क्या स्टार्ट में तो करंट जो है वो बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेकिन टाइम के साथ वोल्टेज तो बढ़ता रहेगा लेकिन करंट उस रेट से नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू कर देगी। तो आर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है इसके अंदर, इंक्रीजिंग इस वजह से। और इसकी एग्जांपल जो है वो फिलामेंट लैंप है, जो आप पहले ज़माने वाले जो बल्ब थे यानी येलो वाले, उसमें जो वायर यूज़ की जाती है टंगस्टन की बनी होती है, तो वो फिलामेंट उसका स्टार्ट में टेम्परेचर कम होता है लेकिन बाद में बढ़ना शुरू हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करते हैं, एज ए हीट वो ग्लो करने लगता है, तो वो नॉन ओमिक मटेरियल है। कुछ इस तरह के भी हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, स्टार्ट में तो वोल्टेज बढ़ता है, करंट भी बढ़ता है उनका, लेकिन बहुत जल्द करंट शूट कर जाता है उनका, यानी वोल्टेज तो इतना नहीं बढ़ता लेकिन करंट बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो इनमें एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मीनियम, ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। इसकी एग्जांपल सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर डायोड। ये सेमीकंडक्टर्स जो है ये पीरियोडिक टेबल में चौथे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके आखिरी शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। देखिए जैसे सिलिकॉन है ना, उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू उसमें कम कैसे होती है। लेकिन सिलिकॉन है, ये आखिरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन, और ये उसका नेबर सिलिकॉन। ये क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसका वो इस तरह से होता है, ये भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, ऐसे। तो ये बॉन्डिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन,
कोवलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए, वो जो ऑक्टेट रूल है उसको पूरा करने के लिए। तो ये देखें चारों अपने उसने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन चारों नेबर्स के साथ शेयर कर लिए कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। अब ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर रहते हैं, लेकिन कब तक? जब तक टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा 21-25 सेंटीग्रेड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉन्ड से बाहर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है एनवायरनमेंट से उनको। तो ये बाहर आते हैं, अंदर क्रिएट हो जाती है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम होल बोलते हैं। तो वो होल भी रोल प्ले करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। देखें फर्ज करें ये वाला इलेक्ट्रॉन या और नियर बाय इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है इस होल को फिल करने के लिए, क्योंकि ये होल एज ए पॉजिटिव चार्ज एक्ट करता है। तो ये होल यहाँ फिल तो हो जाएगा, लेकिन जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ होल फिर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्ड से बाहर आते हैं उनकी तादाद बढ़ती जाएगी, तो करंट इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो रहे हैं, चार्ज कैरियर ज़्यादा आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये भी नॉन ओमिक मटेरियल में आते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, याद रखना है। ओमिक नॉन ओमिक को शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ओम लॉ को शॉर्ट में पूछा जा सकता है, कि उसकी लिमिटेशन पूछी जा सकती है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ओम को डिफाइन करने के लिए कहा जा सकता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट में भी आ सकती हैं, और लॉन्ग में तो ये सारा तैयार करना है। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट फिर आपका टॉपिक होगा रेजिस्टेंस जो है वो फर्दर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।